नमस्ते मित्रों। और सब ठीक होंगे मुझे आशा है। और आज आपका जो टॉपिक चल रहा है मौर्यकालीन कला, जिसमें हम स्तूप पढ़ रहे हैं। लगभग इसके 3 पार्ट हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक है। एक पार्ट में मैंने स्तूप के बारे में सामान्य परिचय आपको बता दिया। दूसरे पार्ट में जो आपके विशेष जो इम्पोर्टेंट आपका दूसरा और तीसरा पार्ट है, ठीक है। दूसरा और तीसरा पार्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पार्ट आपसे छूट गया, कोई बात नहीं, सामान्य परिचय था, समझने वाला इतना नहीं था। लेकिन दूसरा पार्ट सर्वाधिक समझने वाला है, तीसरा पार्ट रटने वाला है, ठीक है। तो मेरे मित्रों, सुरेश जी, अजीत जी, पवन जी, रश्मि जी, पूजा सिंह जी, सभी का स्वागत है। तो आज हम जो आप पार्ट 2 है स्तूप के बारे में, क्योंकि यो पार्ट है पूरा कला संस्कृति संबंध रखता है। जो वर्तमान में नई आपकी बुकें आई हैं एनसीईआरटी, पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें चल रही थी, लेकिन अब एनसीईआरटी की जो सीटेट का पेपर आता है, योगिता सिंह जी राधे राधे, तो आपका जो ठीक है आपका जो सीटेट का पेपर आता है वो दिल्ली वाली किताबों से आता है। बच्चे फेल हो जाते हैं। उमेश जी नमस्ते। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब तो ले ली है, लेकिन दिल्ली वाली किताबें और हमारे शिक्षा मंत्री जी लाइव आते हैं और यही कहते हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस आएगा, अर्थात जो सिलेबस है वही रहेगा। उमेश जी, विजय जी, योगिता सिंह जी, पूजा सिंह, संतोष शर्मा जी, सभी का, पवन जी, अजीत जी, आपका सभी का स्वागत है। तो इसलिए मैंने दिल्ली वाली किताबें ली हैं। सीटेट वाले हमारे जो मैंने कुछ बच्चों को पहले बांटे भी थे, वो अब आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। पिंकी जी, नथन सिंह जी, काफ़ी बच्चों पे सीटेट के नोट्स हैं जो फोटोस्टेट कराए थे, उनको अब आपके काम आएंगी राजस्थान टेट में, क्योंकि उनमें से पहले 2 पेपर आपके टेट के नाम से, और राजस्थान में 2 पेपर हुए थे 2011 और 2012 के, वो दिल्ली वाली किताबों में से आए थे। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें चला दें, बीच में पता नहीं फिर तो कहीं से भी पेपर दे देते हैं, सिलेबस देखते हैं। इसलिए आपको दिल्ली वाली किताबें भी पढ़नी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें भी पढ़नी है, ठीक है। विनतिया जी, प्रकाश जी, तनोज जी, नथन सिंह जी, पिंकी जी, ठीक है। तो गुड़िया जी, गुड़िया पचौरी जी, आपका सबका स्वागत है। तो मैं अब समय ना व्यतीत करते हुए, और बहुत अच्छा टॉपिक समझाने वाला, ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा कि इसके स्तूप के 3 हैं, भगत सिंह जी, 3 टॉपिक हैं स्तूप के, 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट कल हो गया, वो इतना समझने वाला नहीं था, लेकिन मेन समझने वाला आज का पार्ट है। इसलिए इसे पूरा जब तक मेरी क्लास चले, आज की इस क्लास को जरूर देखना। कल की क्लास में आपके केवल याद करने वाले, ठीक है, जो मेन आपके स्तूप है उनके बारे में समझाऊंगा। ज़्यादा स्तूप आपको याद नहीं करने। भगत सिंह जी, IIT जी, ठीक है, MP जी, सभी का स्वागत है। समझने वाला टॉपिक मैं अब शुरू कर रहा हूँ समय न व्यतीत करते हुए। तो आज हम स्तूप पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्तूप की संरचना, स्तूप कैसा होता है, ठीक है, स्तूप में कौन कौन से अंग होते हैं और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बात करते हैं। जैसे मैं आज विशेष करके आपका जो आज क्लास है इस स्तूप की संरचना के बारे में है, स्तूप के वास्तु अंग के बारे में है, ठीक है, पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। 1 घंटे बबीता जी, प्रकाश जी, रोतेश कुमारी जी, शैलेन जी, 1 घंटे आपको ये क्लास लेनी है, कहीं नहीं जाना है। चाय पानी जो भी है आप, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो खाना खा लिया हो, चाय का तो टाइम सही नहीं है। आपके लिए चाय का टाइम 2 से 3 मिलेगा, आराम से पिएं और मुझे भी पिलाएं, ठीक है। आगे बात करें। अब मैं आपको पढ़ रहा हूं वास्तु। देखो टॉपिक है स्तूप वास्तु के प्रमुख अंग। स्तूप वास्तु के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, स्तूप कैसा होता है, इसके बारे में सीधे प्रश्न आते हैं। मैंने आपको कल बताया था 6th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास, 6th 12th और 10th 8th में भी दे रखा है। दिल्ली वाली 8th क्लास में मिलेगा आपको, दिल्ली वाली 8th क्लास में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली 6ठी में, 10वीं में और 12वीं में, ये आपकी, ठीक है, इनमें ये आपका पूरा कोर्स है। तो उनमें किसी में चित्र दे रखा है, किसी में इसका व्याख्या कर रखी है। पूरा एक किताब में चैप्टर नहीं मिलेगा आपको
किसी में एक चित्र है, किसी में 2 लाइनें, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन जब मैं पूरा चारों किताबों का मैटर आपको यहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है किताब पढ़ने की, बस आप इसको ध्यान से देख लें। अब देखो स्तूप वास्तु के प्रमुख अंग हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से अंग के बारे में प्रश्न बनता है। ध्यान से, मुझे लगता है कि आपको सबको इमेज दिख रही होगी। अब मैं कौन से इस वास्तु के अंग के बारे में पढ़ाना चाहता हूं। आपको देखो, यहां 2 व्यक्ति, लड़का और लड़की होंगे, कोई घूमने वाले जा रहे होंगे। तो एक तो ये वाला नंबर 1, अर्थात ये आपका जो है जिससे द्वार है, इस प्रवेश द्वार के बारे में पढ़ना है। इस प्रवेश द्वार के बारे में क्या प्रश्न बनता है वह पढ़ना है। दूसरा, आपको ये दीवार दिख रही होगी, ये वाली पूरी दीवार, ठीक है, ये पूरी दीवार है, गोल है बिल्कुल, इसके बारे में, इसे क्या कहते हैं, स्तूप की चारों ओर एक दीवार होती है, उससे क्या कहा जाता है। सीधा प्रश्न आएगा। रिंकू जी, कृष्णा जी, पवन जी, कुलदीप जी, ठीक है, नथंग जी, अमित जी, जो आपके गुर्जर साहब हैं, नमित जी, सभी मेरे प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं, ध्यान से बस सीधा प्रश्न बनेगा। अभी बताऊंगा, पहले मैं आपको 8 अंग बता रहा हूं, 8 अंग ही आपको इंपॉर्टेंट है। दूसरी दीवार। तीसरा, हम जैसे प्रवेश करेंगे, ये व्यक्ति जैसे इसके पीछे गली सी है, इस गली में से ये व्यक्ति घूम रहे हैं, जैसे, ठीक है, एक तो मैं इस दरवाजे के बारे में पढ़ना है, एक इस दीवार के बारे में पढ़ना है, एक आपको ये जो रास्ता है अंदर वाला, इस रास्ते को क्या कहते हैं ये पढ़ना है। फिर आपको ये वाली संरचना दिखाई दे रही होगी यहाँ से, ये और ये आपको दिखाई दे रही है दीवार, एक तो ये है, एक तो ये संरचना है, ठीक है, एक आपकी ये दीवार वाली की बात कर रहा हूँ, यही ये इसी का अंग है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये आपका जो चौथा अंग है, ठीक है, जो आपका ये अंग है, इस अंग को क्या कहते हैं, एक ये पढ़ना है। दूसरा, आपका ये अंडाकार अंग है, ये वाला, ये 5वें नंबर का है, इसे क्या कहते हैं। फिर आपको एक यहाँ आयताकार संरचना सी घेरेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, आपको ये पढ़ना है, इसे क्या कहते हैं, हमारे पेपर में इसके बारे में क्या पूछ सकते हैं। फिर आपको देखो यहाँ संरचना बीच में आपको दिखाई दे रही, बीच में क्या एक लंबदंड है, एक लंबवत संरचना है, ठीक है। तो इस जो बीच में ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 हैं, एक ये तीनों जो जिसमें हैं, जिसमें लगे हुए हैं लंबा संरचना में, एक ये पढ़ना है। और ये 7वां टॉपिक हो गया, ये तीनों छत्रियां हैं, 3 छतरी सी दिखाई दे रही हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इसकी चर्चा होने वाली है मेरे मित्रों। रजनी जी, पूजा जी, अभी जी, जयप्रकाश जी, विष्णु जी, रिंकू जी, कृष्णा जी, पवन जी, ध्यान रखना, योगिता जी, बबीता जी, ध्यान रखना, आप इस चीज को देखना। अब बात करते हैं, चलो हम पढ़ते हैं क्या चीज है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब महात्मा बुद्ध का अंतिम समय चल रहा था, उन्हें मालूम है मुझे अपने प्राण त्यागने, तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद को कहा कि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे जो शरीर के अंग अवशेष हैं उन्हें इस धरती के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचा दें, वहाँ स्तूप बनवाएं, और जिससे क्या हमारे बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार हो। उसी समय कहते हैं वहाँ का राजा अजातशत्रु था, हिंदुस्तान का राजा अजातशत्रु था, जो हर्यक वंश का राजा था, जिसे भारत का पितृहंता वंश कहते हैं, पितृहंता कहते हैं। और उसने पहला बौद्ध सम्मेलन करवाया अपनी राजधानी राजगृह में, और महाकश्यप नामक, ठीक है, बौद्ध विद्वान को अध्यक्ष बनाया, और इस प्रकार कहते हैं। और 8 स्थानों पर वहाँ के राजा बुलाए गए, और राजाओं को 8 जगह 8 विभिन्न भागों में 8 राजाओं को बांट दिया। ऐसे करके स्तूप जो मैंने बताए थे कल, आपको स्थान बताए थे, स्थान आप याद रखें, स्थान आपको याद रखने मेरे मित्रों, ठीक है। सीधा पूछते हैं, हाँ, योगेश शर्मा जी, दीपेंद्र जी, वंदना जी, बबीता जी, तो आपको ध्यान रखना इस बात को।
अब देखो इसमें क्या पूछते हैं। अब कहा जाता है कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है, अब मैं आपको थोड़ा इमेज कर रहा हूं। नंबर 1 पे बात करेंगे। पहले जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, अर्थात ये आपको जो दरवाजा दिखाई दे रहा है, ये वाला दरवाजा, ठीक है। ऐसे यहां आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है, पीछे भी आपको एक दरवाजा है। तो इस प्रकार 4 दरवाजे होते हैं स्तूप में। एक बात वंदना जी ध्यान रखना, सर आवाज कम आ रही है, ठीक है। अब हमारे यहाँ से आपकी शायद हो सकता है, लेकिन आप ईयरफोन लगा लें। इतनी बात तो आप, यदि आ रही है तो आप ईयरफोन का थोड़ा प्रयोग कर लें। हो जाती है कभी कभी, यहाँ तो सही आ रही है, यहाँ के स्टूडियो के माध्यम से हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो स्तूप है, स्तूप में एक प्रवेश द्वार होता है जो प्राय चारों दिशाओं में होते हैं। कितनी दिशाओं में? चारों दिशाओं में होते हैं। ये ध्यान रखना, जैसे 4 दिशाओं में होते हैं। तो स्तूप के उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्वी दिशा और पश्चिमी दिशा। और कितने दरवाजे थे? 4 दरवाजे। एक बात, प्राय स्तूप के चारों ओर दरवाजे पाए जाते हैं जिनकी संख्या 4 होती है, लेकिन सभी स्तूपों में दरवाजे नहीं पाए जाते। प्राय की बात कर रहा हूं। दिलीप जी नमस्ते, सुरेश जी, नथन सिंह जी, रीना जी। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्राय स्तूपों के सामने दरवाजे होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है, और चारों दिशाओं में दरवाजे हुआ करते थे। अशोक ने बनवाए थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अन्य शुंग वंश के राजा, सात वंश के राजा ने आगे बनवाए थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने बनवाए थे। एक बात, अब कहते हैं इस स्तूप का जो मुख्य प्रवेश द्वार था वो कौन सी दिशा में होता था? नंबर 1, प्राय प्रवेश द्वार की संख्या 4 हुआ करती थी, चारों दिशाओं में हुआ करते थे, और इनकी आकृति आपको ऐसे दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। ऐसे होते थे, यहाँ पे पूरा पत्थर का बना हुआ है, यहाँ पे आकृतियां बनी हुई हैं। एक बात, ये स्थिति है। और इनका जो मुख्य प्रवेश द्वार था वो कौन सी दिशा में होता था? तो आप ध्यान रखें, इनका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो दक्षिण दिशा में हुआ करता था। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सी दिशा में हुआ करता था? दक्षिण दिशा में हुआ करता था। तो आपको एक चीज ये याद रखना है विशेष करके, ठीक है। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद। तो मुख्य प्रवेश द्वार कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। मुख्य प्रवेश द्वार। एक बात, संख्या प्राय 4, चारों दिशाओं में मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिणी दिशा में। अब इन दरवाजों पर ये सजावट युक्त होते थे, इन पे चित्र बने होते थे, महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं लिखी हुई थी। इस पे, इन पे महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं लिखी हुई होती हैं, चित्र बने होते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म से लेकर के मृत्यु तक की घटनाएं चारों दरवाजों पे। और कहीं महात्मा बुद्ध की रूपरेखा और कहीं भी अंकन नहीं मिलेगा। केवल अंकन कहाँ मिलता था? इन दरवाजों पे मिलता था। इन पे चित्र बने हुए करते थे, आज भी हैं, और कहीं जीवन परिचय नहीं मिलता। तो महात्मा बुद्ध के बारे में इन प्रवेश द्वारों पर जातक कथाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं का उल्लेख स्तूप के कौन से अंक पे मिलते हैं? तो आप ध्यान रखना, आपको प्रवेश द्वार और इस प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में। अब इस प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो आपको ये पूछेगा। इन प्रवेश द्वार को हम तोरण द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण द्वार कहते हैं। तो स्तूप के प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहा जाता है, जिनमें महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं का उल्लेख होता है। एक बात, ये प्राय संख्या में 4 होते थे, और इनका जो मुख्य प्रवेश द्वार था वह दक्षिण दिशा में बनाया जाता था, जिस पे अनेक चित्र बने होते थे। तो ये है आपका चारों दिशाओं में। एक बात, अब बात करते हैं दूसरे की। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा अंग। एक बात तो ये हुई, ठीक है। ये तो हो गया आपका, ठीक है, प्रवेश द्वार। नंबर 1 प्रवेश द्वार, और इस प्रवेश द्वार को कहते हैं तोरण द्वार। एक बात,
तो स्तूप के प्रवेश द्वार को क्या कहा, तोरण द्वार कहा जाता है। बाकी मैंने विशेषता बताई। अब देखिए, तो स्तूप के चारों ओर, ये स्तूप है, मेन संरचना है, तो मेन मुख्य स्तूप के चारों ओर एक गोल दीवार बनाई जाती थी पत्थर की। ये पत्थर की है पूरी। कहते हैं अशोक ने तो लकड़ी की बनवाई थी, लेकिन बाद में शुंग और सातवाहन वंश के राजाओं ने और इन्हें पत्थर की दीवार बना दिया। ऐसे करके ये थी। तो ये पत्थर की कहते हैं स्तूप के चारों ओर, मुख्य स्तूप के चारों ओर जो गोल दीवार हुआ करती थी, इस गोल दीवार को, ठीक है, ये दीवार हुआ करती थी, गोल दीवार को क्या कहा गया है, वेदिका कहा गया है। एक क्वेश्चन। तो स्तूप के चारों ओर गोल दीवार को और एक तरह का बाड़ा हुआ करता था। कहते हैं बाड़ा मतलब चारों तरफ से घेराव, उसे हम क्या कहते थे, वेदिका कहते। तो आपको नंबर 1 वेदिका, ठीक है। तो स्तूप के चारों ओर गोल दीवार या गोल बाड़े को वेदिका कहते थे, जिसपे किसी का अंकन नहीं था, केवल पत्थर की बनी हुई थी। एक बात चारों ओर। दूसरा, अब आ जाओ तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा मैंने आपको बताया, जैसे ये व्यक्ति घूम रहे हैं यहां, और इस तीसरे को क्या कहते थे, यहां परिक्रमा लगाई जाती थी। अर्थात स्तूप के परिक्रमा मार्ग को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए, स्तूप के परिक्रमा मार्ग को यहाँ पे व्यक्ति चक्कर लगाते थे पूजा अर्चना के लिए, श्रद्धा के रूप में। जैसे ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 ये निकलते हुए हैं। तो यहाँ जो आपका 4 नंबर है और आपके जो प्रवेश द्वार है और वेदिका के बीच में एक रास्ता बना हुआ, चारों तरफ घूमने के लिए, चक्कर देने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। तो स्तूप के चारों ओर, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा देने के लिए एक परिक्रमा मार्ग हुआ करता है, जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा मार्ग को क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना, प्रदक्षिणा पथ दो हुआ करते थे प्राय। सांची के स्तूप में 2 प्रदक्षिणा पथ पाए गए हैं। एक क्या है, एक तो नीचे, इसके नीचे जैसे ये व्यक्ति घूम रहे हैं, एक आपको देखो ये रेलिंग दे रखी है जाली वाली। एक तो ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, और दीवार के ऊपर एक रेलिंग है। यहाँ व्यक्ति के यहाँ भी परिक्रमा देते थे। अब यहाँ ऊपर परिक्रमा कौन देते थे, तो ध्यान रखना, इसके नीचे, नीचे है, जैसे आपको चारों रेलिंग लगा दी, ठीक है, तो यहाँ भी परिक्रमा है और नीचे भी परिक्रमा है। जो नीचे परिक्रमा देते थे वो तो आम नागरिक हैं, जैसे हम यात्री, कोई यात्री घूमने जा रहा है पर्यटक के रूप में, वो तो यहाँ परिक्रमा देगा, वो तो यहाँ चारों तरफ घूमेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध के अनुयायी अर्थात बौद्ध धर्म के बाबा सन्यासी, वो यहाँ परिक्रमा देते हैं, यहाँ पूजा अर्चना कर से बैठ करके शांति से ध्यान के लिए यहाँ जाते हैं। यहाँ आगे सीढ़ियाँ बनी होती हैं, आपको 3D इमेज में बताऊंगा, 2 सीढ़ियाँ होती हैं और यहाँ चढ़ते हैं ऊपर। महात्मा, अब तो हर कोई चला जाता है टूरिस्ट के रूप में, लेकिन उस समय कहते हैं केवल सन्यासी लोग ही जाते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायी, बौद्ध धर्म धारण करने वाले सन्यासी जाते थे। और यहाँ अंदर कहते हैं गली है, ये जाली बन रही है, आपको यहाँ से दिखाई दे जाता था, ये एक तरह की जाली थी। यहाँ बैठ करके पूजा अर्चना किया करते थे और आम लोग जाते थे केवल देखने के लिए, तो वो इसके नीचे घुमा करते थे, जैसे ये व्यक्ति घूम रहे हैं। तो ऐसे ध्यान रखना। तो परिक्रमा मार्ग को क्या कहते हैं, दक्षिणा पथ कहा जाता है। नंबर 3, अब तक मैंने 3 बताए। सबसे पहला प्रवेश द्वार तोरण द्वार कहलाता है। दीवाल को कहते हैं, क्या कहते हैं, वेदिका। दीवाल को क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। और जो परिक्रमा मार्ग हुआ करता है उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती थी, एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर। नीचे की ओर आम नागरिकों के लिए परिक्रमा मार्ग हुआ करता था, ऊपर की ओर बौद्ध भिक्षुओं के लिए परिक्रमा मार्ग हुआ करता था। तो हो गए प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, दक्षिणा पथ नहीं, प्रदक्षिणा पथ। प्रद मतलब परिक्रमा लगाने के लिए। अब आइए नंबर 4। नंबर 4 बात करते हैं, जो प्रदक्षिणा पथ मैंने बताए थे 2 होते थे। बाबा सन्यासी जी बैठते थे, ठीक है। तो ऊपर वाला जो प्रदक्षिणा पथ है उसकी बात चल रही है। जैसे मैं बताऊं, ये स्तूप है। अब यहाँ पे जो चबूतरा बना होता है,
ये चबूतरा है, इस पे टिका हुआ है। ये पूरा जो अर्धवृत्ताकार है वो एक इस दीवार पे आपको दीवार दिखाई दे रही होगी, ये वाली, इसी पे ये ऊपर वाला प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, एक दीवार के नीचे बना हुआ है। तो ये आपको जो चबूतरा है, इस चबूतरे को क्या कहा जाता है? जिस पे ये टिका हुआ है, जिस पे ये टिका हुआ है, इसे क्या कहते हैं? इस चबूतरे को क्या कहते हैं? ये वाला, ठीक है। और इस चबूतरे को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं मेधी। मेधी क्या है? चबूतरा, अष्टकोणीय चबूतरा, गोला नहीं है। ये तो गोला है दीवार तो, लेकिन ये अष्टकोणीय, चारों तरफ से कहते हैं दीवार आधार बना हुआ है एक चबूतरे पे। ये आपको उल्टा कटोरा नुमा अर्धवृत्ताकार रखा हुआ है, जिस पे ये रखा हुआ है उस चबूतरे को, अर्थात ये दीवार है आपकी ऊंची ऊंची सी, कहते जैसे नीम। आपने कह दिया हमारे मकान के 6 फुट नीम है, सब जब मकान बनाएंगे, एक तरह की नीम है गई, चबूतरा हो गया, चबूतरा बनाया गया, उस पर इसको अंडाकार को रखा गया, तो चबूतरा आपको आ जाए। किसे कहते हैं? मेदी किसे कहते हैं? स्तूप का जो चतुर्कोणीय चतुष्कोणीय चबूतरा होता है उसे मेदी कहा जाता है। तो चबूतरा याद कर लिया तुम तो, जहाँ पे टिका हुआ नीम एक तरह के जिसपे बना हुआ है, और इस प्रकार कहते हैं। ये हो गया आपका चौथा अंग। अब आया पांचवा, ये वाला, ये गोलाकार, ये कटोरे नुमा, ये गोलाकार संरचना क्या कहलाती है? ये क्या है? ईंट और पत्थरों की अर्ध गोलाकार जो संरचना है, अर्ध गोलाकार संरचना, स्तूप की अर्ध गोलाकार संरचना क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं अंड। तो क्वेश्चन आ जाए, स्तूप के मध्य में एक ठोस अर्ध गोलाकार संरचना होती है, उल्टे कटोरानुमा होती है, जैसे कटोरा को उल्टा कर दिया हो। इस संरचना को क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। विनोद सर जी नमस्ते, ठीक है, आपका स्वागत है। तो इसको अंड कहते हैं, तो आप ध्यान रखें इन चीजों को, ठीक है। तो सार सिंह जी, MP सिंह जी, पवन सिंह जी, वर्मा जी, ठीक है। तो ये हो गया। तो स्तूप में अर्ध गोलाकार, स्तूप में अर्ध गोलाकार जो उल्टे कटोरे नुमा रखा होता है एक मेदी पर, एक चबूतरा पर, उससे हम अंड कहते हैं। जो ईंट या पत्थरों से बना होता है ऊपर कहते हैं, और कहते हैं जिस पर प्लास्टर कर दिया जाता था, ऐसे करके ये अर्ध गोलाकार संरचना अंड कहलाती है। अब अर्ध गोलाकार संरचना के ऊपर क्या होता है? अर्ध गोलाकार संरचना के ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या कहलाता है और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हर्मिका। जो आपके RPS ने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें सत्य असत्य में इसकी लाइन दे रखी थी। तो कहते हैं स्तूप का सबसे पवित्र भाग, स्तूप का सबसे पवित्र भाग क्या है? आपको यहां थोड़ा मैं इमेज करके बता दूं, ये वाला अब तो दिखाई दे रहा है। तो ये आपको यहां बनी दिखाई दे रही होगी, ये वाला, ठीक है। ये आपको जो जालीनुमा बनी है, ये वाला भाग ऊपर एक आयताकार के रूप में प्राय बनी होती थी, और इसे क्या कहा गया है? और इसे कहा गया है हर्मिका। हर्मिका स्तूप का सबसे पवित्र भाग। पूजा जी, कुशवा जी, हाँ जी नमस्ते। तो ये क्या है? हर्मिका पूजा स्थल, पूजा जो सबसे पवित्र भाग है। क्या लिखना है यहाँ पे? सबसे पवित्र भाग। क्वेश्चन आ जाए, स्तूप का सबसे पवित्र भाग कौन सा है? स्तूप का सबसे पवित्र भाग ये वाला भाग है, ये नहीं है, ध्यान रखना, ये वाला भाग है, जिसमें क्या है? अस्थि, बौद्ध भिक्षुओं की अस्थि रखते हैं, और कोई धातु मंजुषा में, और वहां एक जालीनुमा बना देते हैं, इसे हर्मिसा कहते हैं। सबसे पवित्र भाग है, इन 8 भागों में सबसे पवित्र भाग हर्मिसा, ठीक है। हर्मिका या हर्मिसा कहा जाता है, हर्मिका कहते हैं। अब देखो आगे, अब आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, जैसे 7वां नंबर आएगा, ये आपको यहां एक संरचना दिखाई दे रही होगी, और ये क्या है? यहां पे कहते हैं, ये संरचना कैसे, मैं आपको यहां बता दूं, 1 2 और 3 क्रम से 1
2 और 3। तो ये जो लंबवत, कोई कहते हैं लकड़ी की थी प्राय ये उस समय, बाद में पत्थर की बना दी गई और लकड़ी के कहते हैं पत्थर को इसमें डाला गया 3, 1, 2 और 3। जो लकड़ी है अर्थात लंबवत संरचना है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यष्टि। पत्थर की होती है यष्टि, लाट जिसे कह सकते हैं। और इसमें जो 3 भाग हैं, इनमें इसी में लगाए गए क्रम से, ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ देख रहे सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं छत्र। जो कहते हैं बौद्ध धर्म के रत्न कहलाते हैं, बुद्ध संघ धम्म। बुद्ध संघ धम्म के प्रतीक माने गए हैं, इन्हें कहते हैं बुद्ध संघ और धम्म। ठीक है, ये तीनों छत्र कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 3। अब देखो आपको 8 भाग हो गए, तो ये तो आपका हो गया 8वां भाग। नंबर पहला भाग सुनो दोबारा सा, दोबारा सुनिए। देखो यहाँ आपको सारा ध्यान से देखना थोड़ा सा, दोबारा सुने। स्तूप का प्रवेश द्वार तोरण कहलाता है, तोरण द्वार। और स्तूप कहते हैं चारों ओर एक गोल दीवार से घिरा हुआ होता है, इसे वेदिका कहते हैं। गोल दीवार, ठीक है, चारों ओर दीवार को, जो चारों ओर दीवार होती है उससे वेदिका कहते हैं। और वेदिका और चबूतरा के मध्य एक परिक्रमा मार्ग होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसके बाद कहते हैं जो अर्धगोलाकार संरचना है, एक चबूतरे पर टिका होता है जिसे मेदी कहा जाता है, जो अष्ट चतुष्कोणीय होता है। चबूतरा के ऊपर एक उल्टा कटोरे नुमा ठोस अर्धगोलाकार संरचना होती है, एक अर्धगोलाकार टीला होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। अंड के सबसे ऊपरी चोटी पर सबसे ऊपरी वाले हिस्से पर कहते हैं कि एक आयताकार संरचना होती है जिसे हर्मिका या हर्मिसा कहा जाता है, जो सिंधु कहते हैं स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है, जो सबसे पवित्र भाग होता है। और सबसे ऊंचे टीले पे एक दंड होता है, एक कहते हैं लठिया नुमा संरचना होती है जिसमें 3 छत्र लगे होते हैं। इन 3 छत्रियों को छत्र कहते हैं, और जो दंड को कहते हैं, लंबवत संरचना को यष्टि कहते हैं। तो ऐसे करके आप ध्यान रखें, नंबर 1 प्रवेश द्वार, नंबर 2 वेदिका, नंबर 3 आपका परिक्रमा पथ, नंबर 4 ये हो गया मेदी, नंबर 5 अंड, नंबर 6 हर्मिका या हर्मिसा, नंबर 7 लंबवत संरचना यष्टि, और 3 छत्रियां छत्र। क्योंकि मैं आपको रिवाज में पूछूंगा, अब 3D में आपको याद करना है, तो मुझे लगता है केवल आप इतना याद कर लेना एक भाषा में, एक शब्द में, कि दोबारा सुने कि पहली बार आप पढ़ रहे होंगे कि स्तूप का प्रवेश द्वार तोरण कहलाता है। स्तूप की ओर चारों ओर दीवार, गोल दीवार होती है जिसे वेदिका कहते हैं। स्तूप के चारों परिक्रमा देने के लिए एक परिक्रमा मार्ग होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जो स्तूप है एक कहते हैं चबूतरा, चतुष्कोणीय चबूतरे पर टिका होता है जिसे मेदी कहते हैं। तो अर्थात चबूतरा क्या कहलाता है? स्तूप का चबूतरा मेदी कहलाता है। चबूतरा के ऊपर अर्धगोलाकार संरचना होती है जिसे अंड कहते हैं। अंड के ऊपर एक आयताकार संरचना होती है जिसे हर्मिका कहते हैं। और जो सबसे पवित्र भाग होता है, सबसे ऊपर एक दंड होता है जिसमें 3 छत्र होते हैं जिसे यष्टि कहते हैं, और 3 छत्रियों को छत्र कहते हैं। ठीक है, तो सार सिंह जी बहुत बढ़िया। आपको बस इतना शब्द याद रखना, ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ना, आपको ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ना, केवल 8 अंगों के नाम याद रखने हैं, कौन सा अंग क्या है, प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, और महात्मा बुद्ध के जातक कथाओं का उल्लेख कौन से भाग में है इन 8 में से, बताओ। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये 8 भाग हैं, 8 ऑप्शन दे रहा हूं। तो महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं अर्थात उन्होंने जीवन में क्या किया, जन्म मरण की घटना, पूरी उपदेश देने की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना, कहानियां, स्टोरियां, कथा, महात्मा बुद्ध की कथा जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं, उनका उल्लेख कौन से स्तूप के अंग पे मिलता है, बताइए। तोरण द्वार पर, वेदिका पर, प्रदक्षिणा पथ पर, मेदी पर, अंग पर, हर्मिका पर, यष्टि पर या छत्र पर, बताओ। मात्र 5 सेकंड दे रहा हूं, अभी पढ़ाया मैंने आपको। जातक कथाओं का उल्लेख किस पे है? MP सिंह जी बता रहे हैं दीवाल पर।
अब वही शब्द लिखो, दीवार मत लिखो। तोरण, प्रवेश द्वार, मेदी, अंड, यष्टि, छत्र, प्रदक्षिणा पथ। अब मुझे वो नाम चाहिए स्तूपों के ओरिजिनल नाम। तोरण द्वार, बहुत बढ़िया विष्णु जी। उमेश जी अपना अपना मत देंगे सभी, मैं सबको देख रहा हूं। रश्मि जी, बबीता जी तोरण द्वार, शैलन जी दरवाजे, गुड़िया पचौरी, वही नाम ओरिजिनल आपके बौद्ध धर्म के नाम ही होने चाहिए, इससे आपको याद हो जाए। रोतेश कुमारी तोरण द्वार, पवन जी प्रवेश द्वार, तोरण द्वार लिखो। मानिक जी तोरण द्वार, अर्थात मुझे वही शब्द चाहिए जो पेपर में, ठीक है। पूजा जी तोरण, तोरण द्वार, बहुत बढ़िया। रश्मि जी अभी नहीं आए, आधे हैं, मुझे याद है कौन कौन नहीं आया, सब मुझे याद है कौन कौन रह गया। नथन सिंह जी, पिंकी जी, राखी जी, बहुत बढ़िया तोरण द्वार। तुषार जी, उमेश जी, सबको आना पड़ेगा। रश्मि जी, रिंकू जी, अर्जुन रामनगर जी, विजय जी, भगत जी, वंदना जी, बहुत बढ़िया। सुषमा जी, दुराचार जी, ध्यान रखना तोरण द्वारा अभी रह गए, अभी अभी कम से कम 20% बच्चे रह गए। तो मैंने क्या कहा, बबीता जी, प्रकाश जी, मैंने कहा कि महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं कहानियों, जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानियां, पूरी जीवन लीला लिखी हुई है इन प्रवेश द्वारों पर ही। ध्यान रखना, चारों प्रवेश द्वारों पर किसी में जन्म की है, किसी में उपदेश की है, किसी में आपको प्रचार की है, किसी में मृत्यु की है। तो ध्यान रखना, तोरण द्वार जन्म की कथाएं लिखी हुई हैं इन पे। पहले प्रवेश द्वार, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, वो कौन सी दिशा में होता था? स्तूप का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सी दिशा में पाया गया? अधिकतर प्राय कौन सी दिशा में बना होता है? स्तूप का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। कौन सी में? दक्षिण दिशा में। बस दो चीज याद रख लेना प्रवेश द्वार के ऊपर, जातक कथाओं का उल्लेख है, ठीक है। पूजा, कुशवाहा जी, भगत जी अभी तो छुपे हुए हैं। आगे बात करें दिलीप जी, तोरण द्वार। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुने। अब मैं आगे जो पूछ रहा हूं, निम्न में से स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे पवित्र अंग, पवित्र भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है इन 8 में से? स्तूप का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है जिसमें महात्मा बुद्ध के अंग? हाँ, दक्षिण में तो प्रवेश द्वार हो गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो राहुल जी, बबीता जी, सुषमा जी, कृष्णा जी। तो पवित्र, अब आ जाए स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र भाग कौन सा है? हर्मिका, ठीक है गुड़िया जी, बहुत बढ़िया, हर्मिका है। तो ध्यान रखना, हर्मिका या हर्मिसा कभी कभी पेपर में दे देते हैं, तो आपको हर्मिका सिंधु स्तूप का सबसे पवित्र भाग है जिसमें इनके महात्मा बुद्ध या महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, उनके अंगों को, उनके वस्त्रों को या प्रतीक के रूप में, ये प्रतीक चिन्ह के रूप में है, यही प्रतीक चिन्ह के रूप में यही रखते हैं, यही रखते थे। जैसे आपने देखा है हमारे भारतीय समाज में कहते हैं कोई बुजुर्ग मर जाता है और उसके अस्थि पंजरों को, ठीक है, नाखून है, जैसी कोई चीजें हम अपने बर्तन में रख लेते हैं, तो ऐसे ये एक पात्र में रखते हैं। ये पात्र एक तरह का, ये कहते हैं धातु पात्र माना गया है। इसमें किसी चांदी, धातु, सोने की धातु लेकर के वहां रख देते थे और इसके ऊपर एक जाली बना देते थे। अब एक क्वेश्चन मैं राजस्थान का पूछ लेता हूं इसी का संबंध में। कहते हैं धातु मंजूषा या स्वर्ण मंजूषा बौद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित स्वर्ण, सोने की मंजूषा कहां से मिली है? वो ये मंजूषा इसके अंदर रखी होती थी, एक छोटी सी संदूक बनाते थे, कोई सोने की, कोई चांदी की, और महात्मा बुद्ध के कोई अंग है, दांत है, बाल है, कोई वस्तु है, उसको रख करके स्तूप बना देते थे। तो राजस्थान में स्वर्ण मंजूषा, महात्मा बुद्ध का संबंध है स्वर्ण मंजूषा, अर्थात धम्म संघ और बुद्ध संघ धम्म के प्रमाण, महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध संघ धम्म के प्रमाण या ज्ञान मंजूषा, स्वर्ण मंजूषा कहां से मिली है? राजस्थान में। बताइए, राजस्थान जी के पढ़ते हो आप? दोबारा सुने, राजस्थान में स्वर्ण मंजूषा अर्थात या राजस्थान अशोक के बौद्ध धर्म होने के प्रमाण या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध संघ धम्म के प्रमाण कहां से मिले हैं? बहुत बढ़िया, पंकज जी ने आंसर दिया बैराट सभ्यता से।
बैराट सभ्यता हम सेकंड ग्रेड में पढ़ते हैं, शिक्षक भर्ती में पढ़ते हैं, राजस्थान जीके में पढ़ते हैं। निशा जी बैराट सभ्यता, रश्मि जी बहुत बढ़िया, 3 चीज याद रख लेना। धम्म संघ, बुद्ध संघ धम्म, अशोक के बौद्ध धर्म होने के प्रमाण, और स्वर्ण मंजूषा, सोने की मंजूषा, सोने की छोटी सी बक्सा मिला है, और उसे इसमें जैसे यहाँ भी रखते थे, ये धातु पात्र है, तो इसमें रख करके चारों ओर, ठीक है, एक आयताकार संरचना हर्मिका बना दी जाती है। तो सबसे पवित्र भाग बताया गया है, इसी को कहते हैं देव भवन, देव सदन कह सकते हैं, देव सदन या देव भवन के नाम से देवताओं का वास कहते हैं, यहीं होता है हर्मिका में। तो मुझे लगता है, मुझे आशा है आपको 8 भाग याद हो गए होंगे, और ज़्यादा गहराई मत करना। प्रकाश जी पिंक, ठीक है, आपके राहुल जी योर एवरीडी, हाँ जी बहुत बढ़िया, योर एवरीडी जी आपका भी स्वागत है। तो रश्मि जी, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। आगे बात करते हैं, अभी तो 20% तो पर्दे के पीछे जाकर के छिप गए। बबीता जी जयपुर, MP जी, दिलीप जी बहुत बढ़िया, बैराट सभ्यता है। तो मेरे मित्र पूजा कुशवाहा जी, पूजा शर्मा जी, पिंकी जी, ठीक है, सभी का स्वागत है। योगिता जी, अब देखिए आगे, ये हो गया। अब बात करते हैं आगे स्तूपों के कितने प्रकार, ठीक है, हमने अभी बात कर ली। स्तूप भाई ऐसा होता है, अब स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना स्तूपों के प्रकार, केवल प्रकार याद रख लो और मेन बात याद कर लो इसमें। नंबर 1, स्तूप कुल कितने प्रकार के होते हैं, स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, बस एक बात। स्तूप कितने पिंकी जी, स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, और कौन सा स्तूप नहीं होता, कौन सा होता है, अगला क्वेश्चन बनेगा ये, अगला क्वेश्चन ये बनेगा, दिखाई दे रहा है, मैंने इमेज बढ़ा दी आपको। स्तूप कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इमेज साफ आ रही है, मैं थोड़ी और करूं, सर नहीं आ रही हो, ठीक है, 4 प्रकार के। अब देखिए नंबर 1, पहला प्रकार शारीरिक स्तूप। स्तूप की संरचना मैंने अभी आपको बताई, ये स्तूप है आपका, ठीक है। अब 4 प्रकार के स्तूप होते हैं, अब कौन कौन से, नंबर 1 शारीरिक स्तूप, नंबर 2 पराभौमिक स्तूप, नंबर 3 उद्देश्य का स्तूप, नंबर 4 पूजा सार्थक स्तूप, पूजा सार्थक स्तूप। 4 प्रकार के स्तूप याद कर लें बस, कौन सा प्रकार होता है, कौन सा नहीं होता, कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता, ऐसे याद कर लेना। 4 प्रकार के होते हैं, एक बात क्लियर, 4 प्रकार के होते हैं। अब शारीरिक स्तूप में आपको बता रहा हूं, अब शारीरिक स्तूप में क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा बड़ा कर दूं, आपको दिखाई देगा शांति से, ठीक है। अब देखिए, अब और क्या याद करना है आपको, एक तो प्रकार याद करने हैं, अब याद करने हैं सारे स्तूप में क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपका स्तूप का निर्माण करवाया, और जो हर्मिका होता है जिसे कहते हैं धातु पात्र, ठीक है, किसी कोई सी भी धातु के धातु पात्र होता है, सोने की, लोहे की, किसी की भी जो भी थी, सोने की, चांदी की, तो सोने की तो हमारे बैराट सभ्यता से पाई है, संदूक छोटा सा। अब हर्मिका कहते हैं, हर्मिका में शारीरिक स्तूप में क्या होता है, महात्मा बुद्ध या महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उनके शरीर के अंगों को रखा जाता है, अवशेषों को रखा जाता है, जैसे जैसे बाल, महात्मा बुद्ध के बाल रख दिए उस पेटिका में, छोटे सी संदूक में, या आपके आंख रख दी, सबके अंग निकाले गए थे, जो मान लो बाजमाने को ऑपरेशन भय होगा, सब अंग निकाल लिए। महात्मा बुद्ध ने खुद कहा था, मेरे अंगों को 8 स्थानों पर विभाजित करें, बांटें, बाल, आंख, जैसे मुंह में आपके दांत और नाखून, ये 4 ये चीज थी, तो इनके अंगों को रखा गया, और उसके ऊपर कहते वहां स्तूप बनाया गया, उसका नाम दे दिया शारीरिक स्तूप। शरीर का कोई भी भाग
जिस स्तूप में होता है, शरीर का कोई भाग जिस स्तूप में होता है उससे हम शारीरिक स्तूप कहते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या मिलता है, सांची के स्तूप में। अशोक ने, ध्यान से सुनना, अशोक और अशोक की सबसे प्रिय रानी, सबसे प्रिय रानी, अशोक की प्रिय रानी, ठीक है, अशोक की पहली रानी की बात कर रहा हूं, बेदी देवी के नाम से चर्चित है, बेदिश महादेवी या विदिशा महादेवी या विदिशा देवी या वेदिका देवी। कहते हैं जब राज्यपाल था अपने पिता के समय, बिंदुसार के समय, तो उज्जैन का राज्यपाल बनाया था, वहीं मुलाकात हुई थी और एक व्यापारी की लड़की थी देवी, श्रेष्ठी, मौर्य काल में व्यापार को श्रेष्ठी कहते थे, एक समृद्ध व्यापार की लड़की थी और दोनों का प्रेम हुआ। अर्थात जैसे आजकल अभिनेताओं में, ठीक है, जैसे अपने अभिनेत्री होती हैं, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, फिल्मों में दिखाए जाते हैं, दोनों का प्रेम हुआ। दोनों सबसे पहले सांची नामक जगह पे मिले, सांची नामक जगह पे मिले और वहाँ इनकी मुलाकात हुई। और आगे मैं आपको बताऊंगा, जब सांची पढ़ाऊंगा तो वहीं उसी की याद में क्या बनेगा, सांची स्तूप बनेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध का संबंध सांची से कुछ नहीं था, ना तो गए, ना कोई जन्म, ना कोई मृत्यु, ना कोई उपदेश। लेकिन वो का चक्कर का पड़गो, प्रेमी प्रेम का चक्कर पड़गो। अशोक की जो पहली प्रेम का थी, जो पत्नी बनी देवी, तो देवी की याद में यहाँ बनेगा। अब क्यों बनवाया, ऐसी क्या घटना थी, इंतजार करें, जब सांची का स्तूप मैं आपको समझाऊंगा। तो देवी विदिशा देवी के सम्मान में अशोक ने अपनी, कहते हैं पत्नी जो प्रेम का थी, कहते हैं यहाँ जगह पे मिले थे, उस जगह की याद में इन्होंने सांची स्तूप का निर्माण करवाया। और अशोक ने यहाँ के कुछ अवशेष किसी राजा से ग्रहण किए थे, जो प्राचीन काल के राजा की पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी, वहाँ से अंग लिए कि भैया मुझे अपनी प्रेम का, अपनी पत्नी की याद में बनवाना है और मुझे शरीर के इसके अंग, महात्मा बुद्ध के शरीर के अंग दे दीजिए। और इस प्रकार कैसे सांची का स्तूप बनवा दिया। तो सारे के स्तूप क्या हो गया, सारे स्तूप क्या हो गया, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध या उसके शिष्यों के शरीर के अंग रखे जाते हैं, उसे शारीरिक स्तूप कहते हैं। सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण इसका सांची का स्तूप, यह याद रखना। अब आया दूसरा, दूसरा है पारभौमिक। अब पारभौमिक क्या है, जो महात्मा बुद्ध या इसके शिष्यों ने जो वस्तुओं का, दैनिक जीवन की जो वस्तुओं का जो प्रयोग किया था, जैसे दान पात्र है, कपड़े हैं, खड़ाऊ है, चप्पल है, ठीक है, भिक्षा पात्र है, ठीक है, कपड़े हैं, इनका जो प्रयोग करते थे उनके ऊपर उसे हर्मिका में रख करके और स्तूप बनवाया गया। उसे पराभौमिक वस्तु कहा गया। भौमिक भौतिक चीजें जिनका हम प्रयोग में काम लेते हैं दैनिक जीवन में, इसके शिष्य या महात्मा बुद्ध या उनके शिष्य अर्थात बौद्ध भिक्षु के प्रयोग में आने वाली दैनिक जीवन की वस्तुओं को हर्मिका में रखा जाता है और उसकी याद में एक स्तूप बनवाते हैं। उस स्तूप को हम पराभौमिक स्तूप कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण तक्षशिला में मिलता है। कहते हैं अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, उसमें ये भी मिलता है। एक बात ये पाकिस्तान में, इतना याद रखें। अब उद्देश्य का क्या होता है, अब ये दो आ गए। अब उद्देश्य का स्तूप क्या होता है, श्रावस्ती स्तूप किसे कहते हैं। उद्देश्य का में क्या है, आपको विशेष ध्यान रखना है, हर्मिका जिसमें कोई ना कोई वस्तु होती थी, लेकिन ये हर्मिका खाली, ये हर्मिका कैसी, ये ध्यान रखना खाली, हर्मिका में कुछ भी चीज नहीं होती है। क्यों, अब ये किसकी याद में बनाए जाते हैं, जहां जहां महात्मा बुद्ध गए थे यात्रा करने, जीवन की घटनाएं, जीवन की यात्राएं या घटनाएं या महात्मा बुद्ध के जीवन, जन्म मृत्यु, यात्रा, ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से जिन स्थानों पर घूमने गए, यहाँ जिन स्थानों पर संबंध महात्मा बुद्ध का था, जिन जिन स्थानों पर महात्मा बुद्ध की पूरी जीवन लीला, कर्मस्थली, जन्मस्थली, ठीक है, कर्मस्थली जन्मस्थली की बात कर रहा हूँ, मृत्यु स्थली उनकी बात कर रहा हूँ, इनके याद में, उनके सम्मान में जिस उद्देश्य के लिए बनवाए गए उन्हें उद्देश्यक स्तूप कहते हैं। इसलिए हर्मिका में कुछ नहीं होता, खाली होती है। भाई पहली हर्मिका में क्या था, शरीर के अंग थे, दूसरे में कपड़े थे, खड़ाऊ था, भिक्षा पात्र था, कंबल फम्बल जो ओढ़ते थे वह थे, ठीक है, अपने जेब में जो कछु रखते हुए खावे पीवे वस्तु
उनका प्रयोग करते थे। लेकिन तीसरे में क्या है, उद्देश्य का हम क्या है, केवल कुछ नहीं है, ये तो महात्मा बुद्ध की जन्म जैसे लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी ग्राम में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में वही ज्ञान उपदेश दिया, जो पहला उपदेश था सारनाथ में दिया, सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया, वैशाली महिला संघ की स्थापना की, ऐसे और कुशीनारा में मृत्यु वही, इन स्थानों पे जो बने हुए हैं, ठीक है, श्रावस्ती में सर्वाधिक दिए थे, सबसे बढ़िया है, सर्वाधिक उपदेश दिए थे यहाँ पे। तो ये सब किसके उदाहरण है, उद्देश्य का स्तूप के हैं। एक बात। अब पूजार्थक स्तूप क्या होता है, पूजार्थक स्तूप क्या है, पूजार्थक स्तूप में वस्तुएं होती हैं, हर्मिका खाली नहीं होती, हर्मिका केवल कहाँ खाली होती है, हर्मिका केवल तीसरे वाले पार्ट में खाली होती है, बाकी सब में भरी होती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, जो कोई बौद्ध अनुयायी है, बौद्ध अनुयायी अर्थात किसी ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया या बौद्ध धर्म का संबंध है, कोई पैसे वाला है, यात्रा करने गए और वहां कोई संकल्प ले आए, इसलिए से संकल्प स्तूप भी कहते हैं, और पूजा करके आए, हे भगवान, हे महात्मा बुद्ध, मेरा छोरा भाई नौकरी चढ़ जा, मेरी फलाने छोरी लग जा, मेरी बहू लग जा, मेरा छोरा लग जा, मेरे ताऊ का छोरा लग जा, मेरे घर ऐसा हो जा, मेरा काम जी बन जा, ठीक है, मेरे घर में एक पुत्र की कमी है, पुत्र आ जा। ऐसे संकल्प पूजा पाठ करते हैं हम, देवी देवताओं मंदिर में जाते हैं, मनी मन में बोले भगवान मेरे घर में मेरी बहू का छोरा आएगा, मेरी घरवाली का छोरा आएगा तो मैं जरूर लाऊंगा, और ये दान करूंगा, ये करूंगा, तो पूजा तक संकल्प करके आते हैं। भगत सिंह जी नमस्ते। और इस प्रकार संकल्प में जाके इच्छा पूरी हो जाए, जैसे कहते कोई बोल के मेरी पत्नी के बेटा है जाए, उनको बड़ी बेटा की लालसा है, बेटा हो गया, बड़ी खुशी हुई मुझे, मेरी पत्नी के बेटा हुआ, तो मैं क्या करूंगा, तो वहाँ एक स्तूप बनवा के आऊँगा उस जगह पे, वहीं के बगल में, या पैसा दे के आऊँगा, ठीक है, और या कुछ वस्तु रखवाऊंगा, तो उसके सम्मान में, जब पैसे वाले हुआ करते थे, जब इनकी पूजा संकल्प पारित हो जाता था, तो उनके सम्मान में उस कोई किसी स्थान पे अपना एक स्तूप बनवा देते थे, उसे पूजा तक स्तूप कहते हैं। ये सबसे छोटे छोटे होते हैं, तो सबसे छोटा स्तूप, भारत का सबसे छोटा स्तूप, ध्यान रखना, भारत का सबसे छोटा स्तूप है दामोबा, दामोबा भारत का सबसे छोटा स्तूप है। एक बात, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है सांची का, जो नंबर 1 पे था, और नंबर 4 पे सबसे छोटा है, नंबर 1 पे सबसे बड़ा है। बस इतना आप याद करना, इसमें से जो 4 मैंने आपको बताए, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का, भारत का सबसे छोटा स्तूप दामोबा, पिपरवा सबसे प्राचीन स्तूप है, ध्यान रखना, पिपरवा सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। ऐसे करके अभी आपको बताऊंगा बाद में, तो आप ये चारों स्तूपों की आप इसके ले सकते हो, ये मैंने आपको यहाँ बताई। अब सांची स्तूप के बारे में बात करेंगे, तो सांची स्तूप में क्या है, तो मैं आपको यहाँ ध्यान से सुन लेना सांची स्तूप के बारे में, इसलिए मैंने समय अभाव के कारण आपको इनकी विशेषता लिख दी है। सांची का स्तूप, तो मित्रों ध्यान से रुके रहें, 7 मिनट आपके बहुत काम के हैं, और सांची के स्तूप में से क्वेश्चन पूछा जाता है, या सारनाथ के स्तूप में से पूछते हैं। तो सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है भारत का, ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, ऐसे लिख लेना। भारत का महान स्तूप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 हैं। सांची के स्तूप में, जो आपको सांची का स्तूप अभी बताने वाला हूं, उसमें 3 बने हुए हैं। जो सबसे बड़ा बना हुआ है उसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं। दूसरे नंबर का है महात्मा बुद्ध के अशोक के समय, कुछ महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, अशोक के समय मरे थे, उनकी याद में बनवाया था। तीसरा महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की मोगली, ठीक है, आपको ऐसे करके 2 शिष्यों के सम्मान में बनवाया था। ये महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं, बुद्ध के 2 शिष्यों के सम्मान में बनवाया है। ये महात्मा बुद्ध के सम्मान में, ये महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों के अस्थि पंजर हैं, इसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि पंजर हैं। इसमें अशोक के समय जो कोई बौद्ध धर्म मरे थे, अशोक के समय मरे थे, उनके सम्मान बनवाया था। ऐसे करके कहते हैं, यह आपका ये वाला स्तूप है, सर्वश्रेष्ठ स्तूप क्यों कहते हैं, इसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं। इनसे थोड़ी दूर पे जा करके, बिल्कुल ऐसे ही, एक पे तो दीवार नहीं है, थोड़ी दूर जा करके बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, छोटा इससे, ऐसे देखो ये बना हुआ, एक मैं आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पे ये बना हुआ, एक दाएं एक बाएं, और बीच में कौन सा बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो ऐसे करके एक आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको,
तो ये जैसे ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है और एक नंबर 3 पे इधर साइड में जो आपको नहीं दिखाई दिया, ऐसे करके 3 बने हुए हैं। इसलिए सबसे बड़ा स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो सांची के स्तूप में कुल स्तूपों की संख्या कितनी है ये पूछा जा सकता है, 1 2 3 या 4। तो आपको याद करना है कितने? 3। तो सांची के स्तूप में कुल स्तूपों की संख्या 1 नहीं है, ये सबसे बड़ा है। एक आपको दाईं ओर और एक आपको बाईं ओर मिलेगा। ये तीनों हैं। पहले महात्मा बुद्ध के अस्थि हैं, दूसरे में अशोक के समय जो कोई बहुत भिक्षु मरे थे उनके अंग रखे हुए हैं। तीसरे में कहते हैं महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, उनको भी दफनाया गया और क्रम संख्या उनको 3 डाल दिया है। तो सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, 3 है ये। एक बात। अब है सांची स्तूप के बारे में आगे पढ़ें तो सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। जैसे ये सांची का स्तूप मैंने आपको बता दिया। अब सांची का स्तूप है कहाँ पे ये पूछ सकता है, तो मैं आपको बस फैक्ट याद करने हैं। तो सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो आपको राज्य पूछेगा, तो कौन से राज्य में है मेरे मित्रों? मध्य प्रदेश। कौन सी जगह पे है? रायसेन जिला। सांची गांव, रायसेन जिला। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, और इसका निर्माण अशोक मौर्य ने करवाया था। अब कौन सी नदी के किनारे है? ऐसी याद कर लेना, ये रटने वाले हैं सब। बेतवा नदी के किनारे है। एक बात, माता टीला परियोजना, माता टीला बांध, यूपी में माता टीला परियोजना, माता, ठीक है, परियोजना इसी बेतवा नदी पे मानी जाती है। यूपी में पेपर में पूछी जाती है। अब है खोज, तो इसकी खोज कौन करी? 1818 में, जैसे कहते हैं आप किताब में लिखा हुआ टॉयलर, लेकिन है शब्द क्या? रॉयलट। ठीक है, तो किताबों में ये मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं। टॉयलर है, रॉयलर, तो आपको ध्यान रखना। तो टॉयलर या रॉयलर एक ही चीज़ है। अधिकतर किताबों में दे देते हैं, वो मिसप्रिंट हो जाती है। पहले नाम चला गया, प्रसिद्ध नाम हो गया तो हो ही गया। इस प्रकार टॉयलेट ने या टॉयलर ने 1818 में, जिसे रॉयलर भी कहते हैं, 1818 में एक अंग्रेज था और विश्व धरोहर सूची में से 1989 में विश्व धरोहर सूची में, इस प्रकार भारत का एकमात्र स्तूप जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत का 6वीं क्लास में 10वीं क्लास में इसका चित्र बन रहा है और पूछ सकते हैं इसके बारे में। ध्यान रखना उमेश जी, MP, दिलीप जी, बबीता जी, पूजा जी, तो ध्यान रखना इसके बारे में पूछ सकते हैं। तनु जी, रेणु जी, MP जी, तो ये ध्यान रखना। स्थिति मध्य प्रदेश, बेतवा नदी, टॉयलर, ठीक है, या रॉयलेट भी बोलते हैं, धरोहर सूची में 1989 में। अब इसका निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो आप ध्यान रखना, अशोक ने अपनी प्रिय रानी विदिशा के सम्मान में ईंटों से करवाया था। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मैंने अभी बताया था मुलाकात हुई थी, और कहा जाता है कि जब इससे शादी हो गया, जब ये राजा बन गया था, भाई शादी तो यहाँ की पहले ही है कि राजपाल हो, उज्जैन का राजपाल था, जब ये राजा बन गया तो अपनी रानी को लेने आता है। चलो भाई अब तो पाटलिपुत्र चलो, वहां मने कर दी मोना जानो कि भाई तुझे अग्र महिषी बनना है, तू सबसे बड़ी रानी है मेरी, तुझे अग्र महिषी का पद दे रहा हूं। लेकिन कहते हैं इसने मना कर दिया। कहा जाता है इसने मना कर दिया, मना कर दिया। इसीलिए अब क्या होगा देखो, मैं भी आपको कुछ सोच रहा हूं, धरोहर सूची बता दी। मना कर दिया तो उसी समय अशोक कहता है कि भाई बेटा बेटी तो ले जाऊं, महेंद्र और संघमित्रा मन के ले जाओ साहब, पर मैं नहीं जाऊंगी पाटलिपुत्र। मैंने क्यों? कि मैंने प्रण लिया था जब मैंने आपसे विवाह किया था कि मैं तो अपने उज्जैन में रहूंगी, यहाँ अपने पिता का व्यापार की दृष्टि मेरा भाई कोई नहीं है, और इस प्रकार कोई प्रतिज्ञा होगी। दोनों प्रेमी प्रेम का थे, लास्ट में उनकी विवाह हो जाता है। लेकिन उसने कहा कि आप अपने देश की सेवा करें। अब उस समय प्रेम काफी कोशिश करी अशोक ने, भाई चलो पाटलिपुत्र रहो, एक अग्र महिषी की पायदान करो, पटरानी बन के रहो, रानी महारानी बन के रहो। तुम यहाँ कहाँ हो? व्यापारी के रूप में रह रहे हो, मेरे ससुर साहब व्यापारी हैं, श्रेष्ठी हैं, लेकिन आप एक महारानी हो, आप चलिए। लेकिन उसने मना कर दिया, मान के कोई अपनी याद दे दो। उसी समय उसकी प्रेम का अर्थ, उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपकी अग्र महिषी तो नहीं बन सकती, लेकिन तुम मेरे दिल में तो बसे हुए हो, जैसे प्रेम प्रेम का कहे, ठीक है, मेरे दिल में बसे हुए हैं। इसी उद्देश्य से कहते हैं लास्ट में उसने कहा ठीक है आप मुझे याद करते हो, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी, मैं आपकी राजधानी नहीं आ सकती। इसके बाद कहते हैं मुलाकात और नहीं हुई थी, वो अपनी देश सेवा में लग गया, वो अपने मायके में रही।
ठीक है। और इस प्रकार कहा जाता है उसके सम्मान में अशोक ने बनवाया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो पुनर्निर्माण शुंग वंश के राजाओं ने करवाया था, ध्यान रखना। शुंग वंश के राजाओं ने इसके अंड को बड़ा करवाया था और सांगवन वंश के राजाओं ने तोरण द्वार का सातवाहन वंश के राजा ने तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। और पुनरुद्धार किसने करवाया? तो ध्यान रखना, पुनरुद्धार की पूछे तो आपको पुनरुद्धार इस अंग्रेज ने करवाया था 1912 से 1919 में। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे और वर्तमान जो स्थिति है वो इसी की देन है, जॉन मार्शल की देन है। इस प्रकार ध्यान रखना। इसकी विशेषता क्या है? इसके तोरण द्वार पे मैंने आपको बताया कि इसके तोरण द्वार पे क्या है, बस 2 मिनट रुकें। इनके तोरण द्वार पे क्या लगा हुआ है? इसके तोरण द्वार पे महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं का उल्लेख है, जातक कथाओं का उल्लेख है। आप ध्यान रखना, एक चीज याद रख लेना। अगली है वेदिका। अब वेदिका पे क्या संबंध है? तो सांची के वेदिका पे क्या है? तो वेदिका कहते हैं इसमें बीच बीच में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां वर्तमान बाद में रखी गई, तो इसमें सजावट, वेदिका इनकी जो है सजावट है, ठीक है, इन पे चित्रित हैं, सजावट दे रखी है। बीच बीच में महात्मा बुद्ध की पीछे मूर्ति लगाई गई थी। इसका प्रतिष्ठा पथ में क्या है? प्रतिष्ठा पथ 2 प्रकार का है। इसमें 2 प्रकार के मैंने आपको बता दिए। इसमें 2 प्रकार का 2 मार्ग हैं, एक ऊपरी मार्ग है, एक निचला मार्ग है, ठीक है, पक्ष मार्ग, अग्रमार्ग। इसमें ऊपरी मार्ग में बौद्ध भिक्षु जाते थे, इसमें आम नागरिक जाते थे, आम नागरिक परिक्रमा लगाते हैं। इस प्रकार सांची में आज भी यहाँ आपका ये है मेदी। क्या है मेदी? कहते हैं पहले अशोक ने किससे बनवाई थी? अशोक ने किससे बनवाई थी मेदी? ईंटों से बनवाई थी, लेकिन वर्तमान में पत्थरों से बनवाई, ठीक है। और पत्थरों से किसने बनवाई थी? शुंग वंश के राजा अग्निमित्र शुंग ने बनवाई थी। और अंड वही आ गया, उसी का निर्माण अंड आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है। शुंग वंश के राजाओं ने इसका अंड का आकार दुगुना करवाया। हर्मिका या हमेशा इसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि पंजर रखे हुए हैं, तो याद रख लें यष्टि वही हैं। और यष्टि का है वही आपका शुरू में जो आपके लंबी संरचना है यार, लंबी संरचना छत्रक में कितने हैं? 3 छत्रियां हैं। ये लंबकाकार है, बिल्कुल ऐसी जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब देखो ये आपको होमवर्क करना है, ये मान लो, तो इसमें आपको जब भी अभी हाल में कमेंट आपको करके जाना है कि इनके नाम बता के जाने हैं। बस अपने पहले नंबर का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, एक फटाफट आंसर दें। आपके कमेंट में फटाफट बता दें नंबर 1 को क्या कहते हैं, जो आपका प्रवेश द्वार है। नंबर 2 को एक दीवार है, उससे क्या कहते हैं। नंबर 3 जो परिक्रमा मार्ग है, ये परिक्रमा मार्ग को क्या कहते हैं। नंबर 4 एक चबूतरा बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये आपके सीढ़ियाँ चढ़ने वाली, और इसे क्या कहते हैं, एक गोल अंडाकार संरचना, इसे क्या कहते हैं। और यहाँ ये 6वें नंबर की संरचना क्या कहलाती है। 7वें नंबर की संरचना एक डंडा सा है, इसे क्या कहते हैं। और इसके ऐसे करके 3 यहाँ छत्र बने हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो आप हमें बता सकते हो कमेंट करके, और आप कमेंट करें कि एक को क्या कहते हैं, और इससे आपको याद भी हो जाएगा पूरा। ये 3D है, ठीक है मेरे मित्रों। थोड़ा मैंने स्पीड लिया है, लेकिन आपका कोर्स थोड़ा हो जाए तो आप ऐसे करके लिख लेना। बस आपको इनके प्रैक्टिस करना, और इस प्रकार कल आपको अब आपके इसके अलावा जो भी स्तूप हैं, सारनाथ का स्तूप है, भरनूत का स्तूप है, प्रभवा का है, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। कल की क्लास लेते हैं, फिर इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। नमस्कार।